मेरी पत्नी काम के सिलसिले से दूसरे शहर में रहने लगी थी। वह हमेशा एक हफ्ते के बाद घर पर आया जाया करती थी। उन दिनों मैं घर पर अकेला बोर हो जाया करता था, तो मेरी साली हमारे घर पर आकर रहने लगी थी। मेरी साली 15 साल की थी, लेकिन वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। एक रात को मैं किचन से जैसे ही काम करके अपने कमरे में गया, तो वह मुझे कहने लगी कि मुझे आपके काले घोड़े की सवारी करनी है। मेरी साली जो थी, वह अक्सर बच्चों वाली हरकतें किया करती थी। इसी वजह से मैं समझता था कि वह भी बच्ची है। इसी वजह से मैं उसकी इन बातों को हंसकर टाल दिया करता था। लेकिन अब मैं रोज रात को जैसे ही किचन का काम खत्म करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता, तो मेरी साली तुरंत दौड़ते हुए मेरे पास आ जाती और अक्सर जिद करने लगती कि उसे मेरे काले घोड़े की सवारी करनी है। मेरी साली जो थी, यहाँ पर मेरे पास घूमने फिरने के लिए आई थी। उसे गर्मियों की छुट्टियों की वजह से स्कूल से छुट्टी मिली थी। लेकिन उन दिनों मेरी पत्नी काम के सिलसिले से दूसरे शहर में रहती थी। मेरी पत्नी ने भी सोचा था कि उसकी बहन के आ जाने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इस बड़े से घर में अकेला रहकर बोर हो जाता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी साली अब रोज रात को मेरे साथ अजीबो गरीब हरकतें करेगी। वह हमेशा रोज रात को जिद करने लगती। धीरे धीरे मेरी साली में बहुत सारे बदलाव आने लगे। अक्सर बहाने बहाने से वह मेरे बगल में आकर बैठ जाया करती और फिर बच्चों की तरह जिद करने लगती कि मुझे आपके काले घोड़े की सवारी करनी है। मैं हमेशा इन बातों को घुमा फिरा दिया करता, लेकिन अब तो हद ही हो चुकी थी, क्योंकि एक रात वह बच्चों की तरह बहुत ही ज्यादा रोने और चिल्लाने लगी। मेरे पास उस वक्त कोई भी रास्ता नहीं था। इसी वजह से मैं चुपचाप अपनी साली की बात को मान लिया। मैंने कहा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन तभी मेरी साली गरम गरम दूध लेकर आई और उस गिलास में उसने कोई दवा मिला दी, जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। कहने लगी कि इसे पीने के बाद आप में काले घोड़े जितनी ताकत आ जाएगी। मैं भी बच्ची समझकर उसकी बात को मान लिया। लेकिन दूध पीने के बाद मेरे अंदर एक शैतान हावी हो चुका था। तभी मेरी साली जैसा जैसा कहने लगी, मैं उसके साथ वैसा वैसा ही करता गया। लेकिन मेरी साली ने रात भर उस वक्त मेरी हालत खराब कर दी थी, क्योंकि वह पूरे जोश के साथ, दोस्तों मेरा नाम वरुण है और मैं मुंबई के रहने वाला हूँ। जब मेरी उम्र 25 साल की थी, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस वक्त मेरी इंजीनियर की पढ़ाई चल रही थी। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थी जो मुझ पर लाइन मारा करती थी, क्योंकि मैं दिखने में बेहद हैंडसम था। लेकिन मैं उस वक्त हमेशा अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया करता था, क्योंकि मुझे एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करनी थी। मैं अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा लाडला बेटा था। मेरे माता पिता जैसा कहते, मैं हमेशा वैसा करता। हालांकि मैं हरियाणा के एक छोटे से जिले का रहने वाला हूँ। माता पिता ने 12वीं कक्षा तक मुझे गांव में ही पढ़ाया था और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे मुंबई में भेज दिया था। मुझसे मेरा एक छोटा भाई भी था, जो गांव में 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। अक्सर मेरे दोस्त लोग कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने भी जाया करते थे। लेकिन मैं अपने दोस्तों से बेहद अलग था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करता था। मेरे दोस्त लोग अक्सर मुझे कहा करते थे कि जिंदगी के असली मजे तो अभी हैं, बाद में तो पूरी उम्र काम ही करना पड़ेगा। मेरे दोस्त लोग अक्सर बैठकर मुझे कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताया करते थे। उन पलों को सुनकर मेरे अंदर जज्बात पैदा होना शुरू हो जाता था। लेकिन मैं किसी भी लड़की के करीब बिल्कुल भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पहले से समझा दिया था कि मैं कॉलेज सिर्फ तुम्हें पढ़ने के लिए भेज रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ ही करूंगी और मैं तो अपने माता पिता की राह पर चलने वाला लड़का था। माता पिता जैसा कहते मैं वैसा ही करूंगा। यही सोचकर मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ चक्कर नहीं चलाया था। हालांकि कॉलेज में मुझे बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो पसंद आ चुकी थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे खुद दूरी बनाकर रहता था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक शरीफ लड़का था। अक्सर मेरे दोस्त लोग भी इस बात पर मेरा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे कॉलेज में हर लड़के का किसी न किसी लड़की के साथ चक्कर चलता है, एक तू ही है जो हमारी इस दुनिया से बेहद अलग है। दोस्तों की बात सुनकर अक्सर मैं हंसकर उनकी बातों को टाल दिया करता, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आगे चलकर क्या करना है। इसी वजह से मैं दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करता और पढ़ाई खत्म होने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं बेहद खुश हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, जिसकी वजह से मुझे जल्द ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी भी मिल चुकी थी। दूसरी तरफ जब माँ को इस बारे में पता चला, तो खुशी के मारे उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देखना शुरू कर दिया। पर यह बात मैं अच्छे तरीके से जानता था
और इसी तरीके से 6 महीने बीत चुके थे। और तभी एक दिन माँ का मुझे फ़ोन आया और माँ मुझे घर वापस बुलाने लगी। कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की हूँ और जल्द ही मैं उससे शादी भी करवाने वाली हूँ। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। इसी वजह से माँ के कहने पर मैं गांव वापस चला गया। जब मैं लड़की वालों के घर लड़की को देखने के लिए गया तो लड़की मुझे बेहद पसंद आ चुकी थी। मैंने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़की भी मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और वह भी नौकरी करती थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में अच्छे से बताया। लड़की का कहना था कि वह शादी करने के बाद भी नौकरी करना चाहती है। इस बारे से मुझे कोई भी एतराज नहीं था। उसके बाद माँ ने जल्द ही रिश्ता पक्का कर दिया और मेरी शादी कर दी। मेरी शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से की गई। मैं विदा करके उस लड़की को अपने साथ ले आया। वह मेरी पत्नी बन चुकी थी। सुहागरात की रात में जैसे ही कमरे में जाने लगा तो मेरी चाची ने मेरे हाथ में एक दूध का गिलास दे दिया। मैं चाची का इशारा समझ चुका था। इसी वजह से जैसे वह दूध का गिलास लेकर कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं जैसे गया तो हड़बड़ाते हुए वह रखने लगी, जिसकी वजह से फोन नीचे गिर चुका था। मैं हल्की सी स्माइल लेते हुए उसके बगल में गया और पूछने लगा, क्या बात है? सुहागरात की रात तुम्हें तो मेरा इंतजार करना चाहिए, लेकिन तुम तो किसी और से बात कर रही हो। तभी वह कहने लगी कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत ही ज़्यादा नटखट है। वह बच्चों की तरह जिद कर रही थी क्योंकि उसे आपका कमरा देखना था। मैंने उसे मना भी किया कि मैं तुम्हें कल अच्छे से पूरा कमरा तो क्या पूरा घर दिखा दूंगी, लेकिन वह इतनी जिद्दी है कि मुझसे हार पछता कर उसकी बात को मानना पड़ा। तभी मुझे भी याद आया कि शादी के दौरान मैंने अपनी साली को देखा था। वह दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तरह जिद करती थी। यह बात मैं अच्छे से समझ चुका था। उसके बाद मेरी पत्नी के बीच में कुछ बातें हुई और उन बातों को करते करते ही हम दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक आ चुके थे। और फिर वह सब हुआ जो हर एक पति पत्नी के बीच सुहागरात की रात को होता है। सुबह जैसे उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बगल में मौजूद नहीं थी। तभी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू तो कब का नीचे है, मैं उनसे कुछ रस्में करवा रही हूँ, इसी वजह से तुम भी जल्दी नहा धोकर नीचे आ जाओ। माँ की बात सुनकर मैं भी तुरंत नहा धोकर नीचे चला गया। और जैसे ही मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने एक लाल रंग की बेहद सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर कर बाहर आ रही थी। हमारे गांव में जब भी नई बहू घर आती है तो बहुत सारी रस्में की जाती है। यह बात मैं अच्छे से जानता था। इसी वजह से मेरी पत्नी आज पूरा दिन बिजी रही। मैं तो बस बेसब्री से अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। जैसे वह शाम को कमरे में आई तो मैंने झट से उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मेरी पत्नी भी यह सब देखकर बेहद शर्माने लगी। अब इसी तरीके से मेरी शादी को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। मुझे पता था कि शादी के एक हफ्ते बाद मैं वापस मुंबई चला जाऊंगा। लेकिन तभी एक दिन मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि उसे भी नौकरी करनी है। मैंने कहा कि इस बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं, यह बात तो हमने पहले ही कर ली थी। तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि लेकिन उसे नौकरी मुंबई में बिल्कुल भी नहीं मिल रही, उसे नौकरी दूसरे शहर में करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर मैं बेहद परेशान हो चुका था कि अभी अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। मैं कैसे अपनी पत्नी को दूसरे शहर में अकेला भेज सकता था। मुझे पता था कि माँ इस बात को सुनकर बेहद इनकार करेंगी। लेकिन तभी मेरी पत्नी हाथ पकड़कर मुझे कहने लगी कि मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसी वजह से अब आप ही कुछ कर सकते हैं। उस वक्त मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर बेहद दुखी हो चुका था। इसी वजह से हार पछताकर मैं उसकी बात को मान लिया। मैंने कहा कि ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन तुम्हें मुंबई में नौकरी मिल जाएगी तो तुम मेरे साथ मुंबई में आकर रहना। और मैं माँ को भी समझा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम मेरी पत्नी हो, इसी वजह से मेरा हक है तुम्हें खुश रखना। यह कहने के बाद उसने मुझे खुशी से गले लगा लिया। उसके बाद दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस मुंबई आ चुका था। मुंबई आने के बाद मेरी पत्नी ने घर को अच्छे से संभाल लिया। वह हमेशा मेरे ऑफिस जाने के बाद बाजार से हर एक चीज़ ज़रूरत की वह खरीद कर खुद लेकर घर आती। और जब मैं शाम को वापस आता तो वह हमेशा मेरे लिए बेहद अच्छा अच्छा खाना बनाकर तैयार करती। पूरे घर में हम दोनों अकेले थे। इसी वजह से हम जब चाहे एक दोनों एक दूसरे के करीब हो जाया करते थे। हमें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। इसी तरीके से पूरे 15 दिन बीत चुके थे। तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि वह अब काम के सिलसिले से दूसरे शहर जाने वाली है, क्योंकि इतने दिनों से उसने कंपनी में इन्फॉर्म कर दिया था कि उसकी नई नई शादी हुई है। इसी वजह से वह 10 से 15 दिन लेट आएगी। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मैं भी तो सारा दिन अपने काम में बिजी रहता हूँ, वह तो अकेली घर में बोर हो जाती होगी।
इसी वजह से मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी, बल्कि मैं तो खुद उसे दूसरे शहर छोड़ने के लिए गया था। वहां पर वह अपनी किसी दूसरी सहेली के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी थी। मैंने उसे पहले से कह दिया था कि वह जल्द से जल्द मुंबई में भी कोई नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि मैं ज़्यादा दिनों से अपने से दूर रहने उसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस बात पर मेरी पत्नी ने भी हामी जताई थी। अब मैं अपनी पत्नी को छोड़ देने के बाद वापस मुंबई आकर रहने लगा। अब मैं रोज़ सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाया करता, और ऑफिस के काम खत्म करने के बाद रात का खाना भी मैं बाहर से लाया करता। अब इसी तरीके से वक्त बीत रहा था। अक्सर हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे। हम दोनों का जो प्यार था धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गहरा होने लगा था। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए तड़पने लगे थे। लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और यह बात हम दोनों पति पत्नी अच्छे से समझ सकते थे। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी मेरी पत्नी की बार बार कॉल आने लगी। उस वक्त मैं मीटिंग में था। जैसे फ्री होकर अपनी पत्नी को कॉल किया तो पत्नी कहने लगी कि उसकी छोटी बहन मधु हमारे घर पर रहने के लिए आने वाली है। यह बात सुनते ही मैंने उसे कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ और तुम तो दूसरे शहर में नौकरी कर रही हो, फिर वह घर पर अकेली कैसे रहेगी। इस बात को सुनने के बाद मेरी पत्नी हंसते हुए कहने लगी, क्या तुम उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। उसे गर्मी की छुट्टियां पड़ी है, इसी वजह से वह यहाँ पर घूमने के लिए आने वाली है। वह मुंबई पहली बार आ रही है, इसलिए जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाना। और अगर मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो मैं भी एक दो दिनों के लिए घर वापस आ जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर मैंने भी इनकार ना किया। जैसे शाम को घर वापस पहुंचा तो घर को अच्छे से समेटने लगा, क्योंकि घर जो था वह काफी समय से बिखरा पड़ा था। मैं तो अक्सर ऑफिस के लिए निकल जाता। मुझे पता था कि सुबह मेरे ससुर जी मधु को लेकर हमारे घर पर आ जाएंगे। इसी वजह से मैंने रात को साफ सफाई जल्द ही करनी शुरू कर दी। लेकिन सारी साफ सफाई करते करते बहुत देर रात हो चुकी थी, और तब मैं जाकर गहरी नींद में सो गया। सुबह लेट उठा था। हालांकि मैंने ऑफिस से पहले से छुट्टी ले रखी थी, लेकिन गहरी नींद की वजह से मेरी आंख बिल्कुल नहीं खुल रही थी कि तभी मेरे घर की बार बार घंटी बजने लगी। मैं हड़बड़ाता हुआ जैसे उठा तो तुरंत दरवाजे पर ससुर खड़े थे। मुझे याद आया कि आज तो मेरे ससुर और साली आने वाली है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी साली तुरंत भागते हुए मेरे गले लग गई। वो आज बेहद खुश थी। तभी ससुर कहने लगे, ये काफी देर से जिद कर रही थी, इसे छुट्टियां पड़ी है, इसी वजह से वह अपनी दीदी के पास रहने के लिए आ गई। मुझे पता है कि उसकी दीदी दूसरे शहर में काम कर रही है। हालांकि हमने इसे इनकार किया, लेकिन इसकी जिद के आगे हम बस चुप हो चुके हैं। मेरी जो 15 साल की साली थी वह काफी नटखट थी। वह तभी भागते हुए पूरे घर में घूमने लगी। कहने लगी, घर तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो पूरे 20 से 25 लोग रह सकते हैं। मेरी साली जो थी वह अपनी दुनिया में काफी गुम थी। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि अभी मैं चलता हूँ। मैंने कहा कि अभी तो हाल फिलहाल तो आप आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो करके जाएं। कहने लगे कि नहीं नहीं, उन्हें कुछ अर्जेंट गांव वापस जाना है, कुछ काम है, क्योंकि मधु की जो नानी है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसके बाद मेरे ससुर भी वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद मैं जैसे ही किचन में जाने लगा तो फिर से मधु पीछे से आकर मुझे पकड़ ली। कहने लगी कि मुझे काफ़ी भूख लग रही है। मैंने कहा कि तुम आराम से बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर तैयार करता हूँ। लेकिन वह इनकार करने लगी। मैंने तभी मधु को कहा कि तुम ये मेरा फ़ोन पकड़ो। मैंने कहा कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी गेम है, तुम जाकर सोफे पर बैठकर खेलो। मेरा मोबाइल पकड़कर वह तुरंत सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। मैं भी उस वक्त एक लंबी सांस लिया और उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। नाश्ता तैयार करने के बाद मधु को देने के लिए गया तो कहने लगी, मुझे आप अपने हाथों से खिलाओ। मैं पहली बार किसी को अपने हाथों से खिला रहा था। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी, इसलिए मुझे उस वक्त काफ़ी शर्म आ रही थी। हालांकि मधु मेरी साली थी, लेकिन उसका जो व्यवहार था वह काफ़ी बचपने वाला था। फिर मधु ने सारा नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद कहने लगी कि उसे शाम को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना है। वह मुंबई घूमना चाहती है। मुझे भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मैंने तो वैसे ही छुट्टी ले रखी थी। मैंने इस वक्त घर के सारे काम खत्म करने शुरू कर दिए, और दोपहर का खाना बनाने के बाद मैं शाम को मधु को अपने साथ बाइक पर बिठाकर मुंबई घुमाने लगा था। मैं उसे एक बहुत बड़े मॉल में लेकर गया, जहाँ पर खेलने की बहुत सारी चीज़ें थी, और वहीं पर एक घोड़े वाला झूला बना हुआ था, जिसे देखते ही मधु उछलने लगी। कहने लगी कि उसे इस घोड़े की सवारी करनी है। मैं इस इच्छा को पूरा किया। उसे उस घोड़े पर बिठाकर काफी मजा आ रहा था। वह काफी खुश थी। इसी तरीके से हम रात भर बाहर घूम रहे और रात का डिनर भी करके देर रात तक घर वापस पहुंचे। उस वक्त मधु जो थी वह काफी थक चुकी थी। उसे काफी नींद आ रही थी।
घर जाने के बाद मैं सीधा उसे कमरे में जाकर सुला दिया और उसके बाद मैंने एक गहरी सांस ली। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के साथ बाहर घूमा था, बल्कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ भी अभी तक मुंबई नहीं घूमा। और पत्नी के बारे में सोचकर मुझे उसकी याद सताने लगी। मैं काफी बेकरार होने लगा और जैसे मैंने अपनी पत्नी को कॉल लगाना शुरू किया तो तुरंत मेरी पत्नी ने कॉल रिसीव कर लिया। फिर हमने देर रात तक एक दूसरे से बात की। उस वक्त हमारी जिस तरीके से बात हो रही थी उससे मैं बेकरार होने लगा था। और जैसे मैं उसके बाद अपनी पत्नी का फोन रखा और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा, तभी मुझे मेरे कमरे के बाहर से किसी की रोने की आवाजें आने लगी। जब मैंने उन आवाजों को सुना तो मुझे यह आवाज पता चली कि ये तो आवाज हूबहू मेरी साली की आ रही है। मैं जैसे ही हड़बड़ाते हुए उठा तो देखा कि मधु उस वक्त मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जैसे अंदर लेकर आया तो कहने लगी कि उसे काले घोड़े की सवारी करनी है। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मैं सोचने लगा कि ये 15 साल की लड़की क्या बात बोल रही है, इसे तो सोचना चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं अपने दिमाग को शांत करते हुए सोचा कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि यह तो अभी 15 साल की बच्ची है। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना वपना देखी होगी, इसी वजह से मैं उसे अपने साथ बिस्तर पर ले आया। और जैसे मैं उसको सुलाने लगा तभी उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं भी उस वक्त बेबस हो चुका था। बस सच में वह काफी मासूम थी। चुपचाप मैं उसके बगल में जाकर लेट चुका था। लेकिन जैसे मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मधु अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। जैसे मैं उसे उठाने लगा तो पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार था। मैं तभी हड़बड़ाते हुए अपनी पत्नी को फोन करने लगा, लेकिन इतने बजे मुझे लगा कि शायद वो ऑफिस चली होगी, ऑफिस में काम कर रही होगी। इसी वजह से मैं बिना देरी किए नजदीक एक डॉक्टर को घर पर बुला लिया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगे इन्हें तो बहुत तेज बुखार आ चुका है। वह कुछ दवाइयाँ लिखे और कहने लगे कि इसे टाइम टाइम पर मधु को दिया जाए। मैं भी उसकी सेहत का अच्छे से ख्याल रखने लगा। जैसे लंच टाइम पर मेरी पत्नी ने कॉल किया तो मैंने उसे उसकी बहन के बारे में बताने लगा। मेरी पत्नी ये सुनकर काफी परेशान हो चुकी थी। मैं तभी उसे शांत कराते हुए कहने लगा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अभी मधु ठीक है, लेकिन अभी वह सो रही है। मैंने उसे दवाइयां भी दे दी है। मेरी पत्नी इस बात को सुनते हुए कहने लगी कि प्लीज आप मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखें। वह जैसा कहती है आप जरूर करें। उसे कोई परेशानी बिल्कुल भी आने मत दीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरी जो बहन है वह जिद्दी है, लेकिन बहुत अच्छी है। हम लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। उसे आज तक हमने कभी कोई चीज की तकलीफ नहीं पहुंचाई। अपनी पत्नी के मुंह से इन सारी बातों को सुनकर मुझे काफी चिंता सताने लगी थी, क्योंकि मेरी साली पहली बार मेरे पास रहने के लिए आई थी। अगर उसे कोई भी चीज की परेशानी हुई तो लोग मेरे बारे में बुरा भला कहेंगे। ये सोचकर अब मैं परेशान होने लगा। इसी वजह से मैंने तुरंत ऑफिस कॉल किया और एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। मैंने सोचा कि जब तक मधु यहाँ पर है मैं ऑफिस का काम घर से करूंगा। अब मैं शाम को भी मधु का मनपसंद खाना बनाकर तैयार रख दिया। लेकिन तभी वह कहने लगी कि उसे काले घोड़े की सवारी करनी है। मैं फिर से इन बातों को सुनकर उसे टालने लगा। मैंने कहा कि तुम अभी पहले ये पूरा खाना खत्म करो, उसके बाद दवाइयाँ भी खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। ये बात सुनते ही वह खुशी से मेरी बात को मान ली। उसके बाद उन दवाइयों को खाने के बाद धीरे धीरे से नींद आने लगी। डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था कि इसमें नींद की दवा शामिल है। इसी वजह से आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फल फ्रूट दिया जाए। अब इसी तरीके से मैं रोज़ मधु का ख्याल रखने लगा। वह जैसा कहती मैं वैसा करता। जो वह कहती मैं उसे खिलाने के लिए देता। जो वो खिलौने मांगती वह ला कर देता। जब कहती बाहर घूमने जाना है तो उसे बाहर घूमने के लिए भी लेकर जाता। मधु के साथ रहकर मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होने लगा था। मधु भी मुझे अपना मानने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे उसका जो व्यवहार था मेरे प्रति बदलता जा रहा था। अब वह मेरे काफ़ी नज़दीक आ जाया करती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभार अनकंफर्टेबल भी महसूस होने लगा था। दूसरी तरफ मैं अपनी पत्नी को भी कहता कि वह भी यहाँ मुंबई जल्द से जल्द नौकरी का पता कर ले, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उससे और दूरी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। मेरी पत्नी भी इस बात को सुनते कहने लगती कि उसे और वक्त लगेगा, अभी नौकरी नहीं मिल रही उसे मुंबई में। इस बात को सुनने के बाद मैं मन उदास करके फ़ोन काट देता। अब रोज़ जैसे ही रात को डिनर करने के बाद मैं अपने कमरे में सोने जाता तो मधु मेरे बगल में आकर बैठ जाती। अजीब अजीब हरकतें करने लगती और तभी कहने लगती कि उसे काले घोड़े की सवारी करनी है। मैं अक्सर इन बातों को हमेशा हंसकर टाल दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे यह जो बात थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी थी, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो हमेशा से बच्ची समझता था, लेकिन वह 15 साल की बच्ची बहुत समझदार थी। यह बात मुझे उस समय पता चली जब रात को तेज बारिश हो रही थी। उस वक्त मैं घर की सारी खिड़कियां बंद करके जैसे ही अपने कमरे में जाने लगा तो मेरी 15 साल की साली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस वक्त उसकी आंखों में एक अलग तरीके की कशिश नजर आ रही थी।
जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वह कहने लगी कि जीजा जी, मुझे आज काले घोड़े की सवारी करनी है। हालांकि मैंने एक दो बार उसकी बातों को घुमाया भी, कहा कि कल हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन इस बार वह बहुत ज़्यादा जिद करने लगी और बच्चों की तरह चिल्लाने लगी। इस बात पर मैं बहुत परेशान हो चुका था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ जैसे अपनी पत्नी को फ़ोन करने लगा, तो मेरी पत्नी भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। हाल फिलहाल ही मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद वह झगड़े की वजह से मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही। मेरे पास जब कोई रास्ता ना बचा, इसी वजह से मैंने मन मार कर अपनी साली की बात को मान लिया। मैंने कहा कि बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? तभी वह कहने लगी कि हमारे घर से कुछ ही दूरी में उसने एक घोड़े का अस्तबल देखा है। उसे वहां पर जाकर घोड़े की सवारी करनी है। इस बात को सुनकर मैं बेहद हैरान रह चुका। मैंने कहा कि तुमने वह अस्तबल कब देख लिया? कहने लगी कि जब आप मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाया करते थे, तो ही मैंने देखा। मुझे घोड़े बहुत पसंद है। और उसके बाद वह बहुत ज़्यादा जिद करने लगी। मैं उसका रोना सुनकर जल्दी से उसे अपने साथ घर से कुछ ही दूरी में जो अस्तबल था वहां लेकर गया। हालांकि उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं जैसे ही अस्तबल के पास पहुंचा, तो घोड़ों को देखकर वह बेहद खुश हो चुकी। कहने लगी, मेरे घर में 2 घोड़े थे। जो मेरे दादाजी थे वो घोड़ों को पसंद करते थे। मैं भी अपने दादाजी के साथ घुड़सवारी करने के लिए जाया करती थी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि शायद मैं घुड़सवारी अकेले भी कर सकती हूँ। इसी वजह से मैं एक दिन अकेले ही घोड़े को लेकर बाहर निकल पड़ी। लेकिन मुझे वो घोड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से घोड़े से मैं नीचे गिर पड़ी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चोट लग चुकी थी। उसके बाद मेरे माता पिता ने आज तक कभी भी मुझे घोड़े के करीब नहीं जाने दिया, क्योंकि मुझे पूरा ठीक होने में 2 साल लग चुका था। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आपने मेरी इस इच्छा को पूरा किया। मैंने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन तुम दूर से घोड़े को देख सकती हो, उसे छू सकती हो, लेकिन अब घुड़सवारी करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। नहीं तो तुम्हारे माता पिता को जब ये सब के बारे में पता चलेगा, तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। ये सुनते ही वह जोरों से हंसने लगी। कहने लगी कि आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करें। अब मेरी साली उन घोड़ों के साथ वक्त बिता रही थी। उन्हें अपने हाथों से घास खिलाने लगी। दूसरी तरफ इन सारे मामलों को देखकर मैं सोचने लगा कि मैं इतने वक्त से अपनी साली को गलत समझ रहा था। मुझे लगा कि वह कुछ और बात कर रही है और गलत है। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके बाद 1 घंटा बिताने के बाद मैं उसे अपने साथ घर वापस ले आया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा भी खुला था। जैसे ही हड़बड़ाते हुए अंदर गया, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सोफे पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वह सीधा मेरे गले लग गई। अपनी पत्नी को देखकर मैं बेहद खुश था, लेकिन मैं तभी उससे पूछने लगा कि मैं तो कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा था, तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? वो कहने लगी कि मैं आपको सरप्राइज़ देने के लिए आई थी। काफ़ी दिनों से हमारे बीच झगड़ा चल रहा था। मुझे भी लगा कि मुझे आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे मुंबई में नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं तो मैं घर पर ही रहूँगी। मैं दूसरे शहर नौकरी नहीं करूँगी। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। अपनी पत्नी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मैं बेहद खुश हो चुका था। दूसरी तरफ मेरी साली ने भी कहा कि जीजा जी मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। उन्होंने मुझे इतने दिनों से कभी भी कोई चीज़ की परेशानी नहीं आने दी। वह बेहद अच्छे हैं। अब मैं अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहने लगा और कुछ महीने के बाद मेरी पत्नी को मुंबई में नौकरी भी मिल चुकी थी। अब मेरी साली भी कभी कभार हमारे घर पर मिलने के लिए आया जाया करती थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश हूँ। कभी कभी गलतफहमी ही इंसान के बीच के रिश्ते को ख़त्म करके रख देती है। इसी वजह से इंसान की सच्चाई के बारे में जानने से पहले सच जरूर देख लेना चाहिए कि वाकई वह इंसान वैसा है या नहीं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।